हेलो स्टूडेंट्स। तो आज बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। द केमिकल रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, उसको हटा देता है वहाँ से और उसकी जगह खुद ले लेता है, तो ऐसी केमिकल रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, उसका रीज़न होता है कि एक एलिमेंट ने जिस एलिमेंट को हटाया है वो उससे ज़्यादा रिएक्टिव है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल टू आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कॉपर का, तो इसका मतलब आयरन की एफिनिटी सल्फेट के साथ ज़्यादा है कॉपर के कंपैरिजन में। Means iron is more reactive than copper. That's why it displaces the copper from copper sulfate. Okay? इसको डेमोन्स्ट्रेट किया गया है नीचे की तरफ एक डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में क्या है कि एक सील्ड टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक वायर से उसको ऐड कर रखा है और ऐड किया हुआ है आयरन नेल्स को। आयरन नेल्स मीन्स जो नॉर्मल आयरन की कील होती है दीवार में रखने वाली है, जो अपन हैंगिंग के लिए काम में लेते हैं, उन आयरन नेल्स को इसमें यूज़ किया है। प्लस इसमें एक ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें इसको डिप करके कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। अब कुछ दिनों बाद में क्या होगी कि रस्टिंग शुरू हो जाएगी। आयरन की जो रस्टिंग होती है वो होती है ब्राउनिश कलर की। ओके, तो ब्राउनिश कलर का जो आयरन है वो रस्ट होता जाएगा, बिकॉज आयरन नेल से निकल के जा रहा है सॉल्यूशन में और कॉपर को वहाँ से क्या कर रहा है, वो डिस्प्लेस करता जा रहा है। तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे फैड होता जाएगा, बिकॉज उसमें से कॉपर निकलता जा रहा है और आयरन ऐड होता जा रहा है और आयरन नेल के ऊपर धीरे धीरे रस्टिंग होती जाएगी। तो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। नेक्स्ट इज द नेल बिकम्स ब्राउनिश इन कलर जस्ट बिकॉज ऑफ रस्टिंग। जंग लग जाएगा उस पर इसलिए। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज़ फैड। ये क्यों फैड हो रहा है उसका रीज़न बता दिया मैंने कि कॉपर कंटिन्यूसली डिस्प्लेस होता जा रहा है आयरन से, इसलिए सॉल्यूशन का कलर धीरे धीरे फैड होता जाएगा। कुछ और एग्जांपल्स इसके दिए हुए हैं, जस्ट लाइक जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। सेम यहाँ पे कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया थ्रू जिंक। और नीचे वाली इक्वेशन के अंदर भी क्या दे रखा है, देखो, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, तो लेड क्लोराइड प्लस कॉपर, इसमें भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया। अब ये सब जगह कॉपर ही क्यों डिस्प्लेस हो रहा है? सो एक लाइन लिखी हुई नीचे, दैट जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर। इसमें एक चीज़ और ऐड की जा सकती है, जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था आयरन वाला, तो जिंक, आयरन एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दैट्स वाई दे डिस्प्लेस कॉपर सल्फेट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अभी तक जो पढ़ा था वो था सिंगल डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब एक छोटा सा और पॉइंट आ जाएगा कि अगर दोनों एलिमेंट डिस्प्लेस हो गए तो क्या होगा, मतलब बिल्कुल जगह चेंज हो गई, एकदम उलट हो गया सब कुछ, तो क्या होगा, उसको कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड। मैंने कहा ना कि बिल्कुल उलट हो जाता है, यानी कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल कितने अच्छे अच्छे दे रखे हैं, देखो इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, और इसकी जब रिएक्शन करवाई जाएगी तो Ba की जगह आ जाएगा सोडियम और Na की जगह आ जाएगा Ba, तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके, अब इसमें ये कहना चाह रहा है कि अ वाइट सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू अबाउ रिएक्शन। ये जो बेरियम सल्फेट है इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। अब इसको समझाता हूँ मैं आपको क्या चीज़ होती है। सो द इनसॉल्यूबल सब्सटेंस इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट इज़ ऑल्सो नोन एज PPT इन शॉर्टर टर्म्स, और एन कैन से दैट इन एक्रोनीम्स। देखो फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में जब कोई रिएक्शन होती है तो अगर सॉल्यूशन में कोई स्पेसिफिक चीज़ बनती है जिसका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है,
तो वो क्या होती है, वो नीचे की तरफ जाके बैठ जाती है और बाकी का जो सॉल्यूशन होता है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करता है। तो ये जो नीचे बैठी हुई भारी भारी सी चीज़ है, स्मोक लाइक स्ट्रक्चर है, एकदम डेंस स्ट्रक्चर और अप्रॉक्सीमेट ओपेक होता है, बिल्कुल ओपेक, आप इसके आर पार नहीं देख पाओगे, है ना। बाकी सॉल्यूशन से तो आपको दिख रहा है आर पार, लेकिन आप इसके आर पार नहीं देख पाओगे बिकॉज ये थोड़ा ओपेक होता है। तो इस नीचे वाले सब्सटेंस को कहेंगे पीपीटी या प्रेसिपिटेट, ओके। और ये ऊपर वाला कहलाएगा सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट। ये एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको समझा दी। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब स्पेशली क्या कर रहे हैं अपन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। सो एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पर प्रेसिपिटेट क्या होता है उसको समझने के लिए अगर कोई रिएक्शन कर रहे हैं अपन स्पेशली, तो उसको कह देंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, पीपीटी बनता है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है कि लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो लेड आयोडाइड का बनेगा पीपीटी। और जब भी कोई पीपीटी बनता है तो उसको एरो नीचे करके शो किया जाएगा, ध्यान रखना। देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। सॉलिड जब बनता है तो कुछ शो नहीं करते, लिक्विड बनेगा कुछ शो नहीं करेंगे, लेकिन जब गैस होती है कोई, तो गैस को ऐसे ऊपर एरो करके शो किया जाता है बिकॉज गैस होती है वेट में हल्की, तो वो ऊपर उड़ती है, इसलिए उसको ऐसे ऊपर की तरफ एरो करके शो किया जाएगा। और जब कोई पीपीटी बनता है तो उसको एरो नीचे करके शो किया जाएगा। ये केमिस्ट्री के छोटे छोटे रूल्स हैं, ओके। नेक्स्ट, अब बात आएगी ऑक्सीडेशन की एंड रिडक्शन की। इसको ध्यान से समझना। ऑक्सीडेशन इज़ द गेन ऑफ ऑक्सीजन और कैन से लॉस ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको दो तरह से याद करो, या तो आप कह दो कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, या कह दो कि हाइड्रोजन निकल रहा है। अब बेस्ट तरीका क्या है याद करने का, ऑक्सीडेशन में ऑक्सी वर्ड आ रहा है तो ऑक्सीजन वाला लाइन याद कर लेते हैं कि साहब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन इज़ नॉन एज ऑक्सीडेशन। कैसे कि साहब कॉपर है प्लस O2, अगर ये ऑक्सीजन इससे जुड़ गई तो ये कहलाएगा कि ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो अब बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, ओके। तो ये एक रिएक्शन हो जाएगी ऑक्सीडेशन की। फिर ये कह रहा है कि व्हेन कॉपर इज़ हीटेड अ ब्लैक कलर अपीयर्स। अगर कॉपर को गर्म किया जाए तो उससे ब्लैक कलर बनता है, जैसा कि ऊपर होगा कॉपर ऑक्साइड बनेगा, उसका ब्लैक कलर बनेगा। अब इस कॉपर ऑक्साइड को अगर रिएक्शन करवाई जाए हाइड्रोजन के साथ में, तो फिर से क्या निकल जाएगा, कॉपर अलग निकल जाएगा और उसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो अलग निकल जाएगा। तो देखो ऊपर वाली रिएक्शन में तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब ये रिडक्शन क्या है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना। पहले क्या पढ़ा था, ऑक्सीजन का ऐड होना। तो ऐड होना तो कहलाएगा ऑक्सीडेशन, निकलना कहलाएगा रिडक्शन। तो देखो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है ना। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था लेकिन अब क्या है, कॉपर है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, यहाँ से ऑक्सीजन निकल तो रही है, वापस समझा देता हूँ। देखो ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से निकल के जा कहाँ रही है, H के साथ जाके जुड़ रही है, इसके साथ आके जुड़ गई। तो यानी कि हाइड्रोजन का तो क्या हुआ, रिडक्शन हुआ या इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसको समझने के लिए थोड़ा टिपिकल कंटेंट है, तो इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल दे रखा है इस डेफिनेशन का, इसको समझना ध्यान से। पहले इसको देख लूँ मैं, रिडक्शन इज़ द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। या तो आप इसको कह दो कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन या कह दो कि गेन ऑफ हाइड्रोजन। लास्ट इसमें एक पॉइंट आ रहा है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। सो रेडॉक्स रिएक्शन इज़ द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड वाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड। मतलब कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक्टिविटी एक ही रिएक्शन में हो रही है, तो उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। उसका एग्जाम्पल वैसे तो ये है, लेकिन इसको वापस से यहाँ पे रिपीट करके लिखा हुआ है। वो कैसे लिखा हुआ है देखना, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर प्लस H2O। इस कॉपर ऑक्साइड में ये जो ऑक्सीजन है ये अगर निकल गई, ओके,
तो निकलने से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। ये देखो मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसकी जो ये ऑक्सीजन है ये निकल गई अगर बाई चांस, तो क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है। तो इस प्रोसेस को कह दिया रिडक्शन। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन के साथ में ये ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो इसका हाइड्रोजन का क्या हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो यानी कि रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, और इसका एक छोटा सा एग्जांपल नीचे भी दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस CO। इस CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड से जिंक बनता है, यानी कि इसका तो हो गया रिडक्शन। और कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज कोरोजन। When a metal is attacked by substances around it such as moisture, acids, etc. अगर किसी मेटल के आसपास कोई एसिड हो या कोई मॉइस्चर कंटेंट हो, या उसको पानी में रखा जाए, है ना, या बारिश के टाइम पे जो आयरन नेल्स होती है उनमें जंग लग जाता है, तो वो जो जंग लगता है उस एक्टिविटी को कहते हैं कोरोजन। इसको रस्टिंग भी कह सकते हो, इसको कोरोजन भी कह सकते हो। सो रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। अब हर मेटल पे अलग अलग तरह के कलर की रस्टिंग होती है, ज़रूरी नहीं कि सबके ऊपर लाल रंग का जंग लगता है जैसा कि आयरन पे होता है। आयरन के ऊपर तो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, कॉपर के ऊपर होता है ब्लू कलर का, सिल्वर के ऊपर होता है ब्लैक कलर का, जैसा कि इसमें दिया हुआ एग्जाम्पल में, है ना। लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट रेंसिडिटी। ये आपके चैप्टर का लास्ट पॉइंट है। When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste change. इसका बेस्ट एग्जांपल है कि घर पे जो घी होता है, जो तेल होता है, वो अगर पुराना हो जाए, एक्सपायर हो जाए, अकॉर्डिंग टू मार्केट डेट जो होती है मार्केट से लिखी हुई उनके ऊपर पैकेट्स पे जो डेट होती है उसके अकॉर्डिंग अगर वो एक्सपायर माना जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसको खोल के सूंघते हो या बिना सूंघे आपको एक पर्टिकुलर पंजेंट स्मेल आती है। पंजेंट का मीनिंग होता है तीखा, बहुत तीखी स्मेल आती है जो बिल्कुल सहन नहीं होती, और उसका टेस्ट भी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। बिकॉज वो जो फैट था, वो जो ऑयल था, वो ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो फैट की जो ये टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज होने की और बदबू पैदा करने की, इस टेंडेंसी को कहते हैं रेंसिडिटी। ओके, इससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जो मार्केट में फूड आते हैं उन फूड में एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। अब मार्केट में जितने भी फैट्स और ऑयल्स आते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का देखो नाम से समझ में आ रहा है, एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडेशन को होने से रोकने वाले। तो ऐसे केमिकल्स जिनका ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन होने से रोकते हैं, उन केमिकल्स को कह दिया अपन ने एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, जो विटामिन ई है, ई फॉर एलिफेंट वाला ई, तो विटामिन ई इज़ अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं मार्केट में केमिकल्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या कोई क्वेरीज हो आपको तो आई कैन आस्क। थैंक यू।